तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। पहली बात, क्वांटम नंबर होते क्या हैं? क्वांटम नंबर पहली चीज आए कहाँ से है? क्वांटम नंबर डिराइव करा गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास 4 क्वांटम नंबर आए थे। अब वो क्वांटम नंबर असली में बताते क्या हैं, उस चीज की बात करें। क्वांटम नंबर आर द सेट ऑफ 3 मेनली। श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से हमें 3 ही क्वांटम नंबर मिले थे जो एक्चुअली में बता रहे थे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम के अंदर। तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से हमें 3 अलग अलग क्वांटम नंबर पता चले थे जो हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर उसकी पोजीशन क्या है। तो एक्चुअली बात करें क्वांटम नंबर क्या होती है, तो क्वांटम नंबर आर द सेट ऑफ 3 numbers which actually gives the idea of position of electron in an atom। जैसे इससे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से पहले, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और उससे पहले हुआ था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जिन इनके इक्वेशन से हमें यह पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में या शेल में रिवॉल्व नहीं करता। जैसे बोहर मॉडल आया था, बोहर मॉडल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रिवॉल्व करता है एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा हूँ। जैसे बोहर मॉडल ने हमें बताया था कि जैसे ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करता है यहाँ पर। लेकिन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल भी है और उसी समय वो वेव नेचर भी शो करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है साथ में वेव भी है तो वो किसी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, वो एक वेव की तरह इसके चारों तरफ रिवॉल्व कहीं भी कर सकता है। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो मेरे को बताती है कि कहाँ पर होगी एटम के अंदर, इसी को बताने के लिए मेरे पास 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर आए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें पता चले। लेकिन होते एक्चुअली में 4 क्वांटम नंबर है। एक्चुअली में 4 होते हैं। ये 3 क्वांटम नंबर हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन की कौन से शेल में है, शेल के अंदर उसकी कौन सी सब शेल है और कौन से उसके ऑर्बिटल के अंदर। जो 3 नंबर थे वो 3 नंबर है मेरे पहला नंबर है मेरा एन, दूसरा नंबर है मेरा एल, तीसरा नंबर है मेरा एम। ये तीनों इक्वेशन हमें मिले थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। लेकिन एक चौथा क्वांटम नंबर भी होता है जो हम लोगों ने अपनी तरफ से बनाया उसको इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताने के लिए। एस एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एन मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो मेरे श्रोडिंगर के इक्वेशन से मेरे को 3 इक्वेशन मिले थे श्रोडिंगर के इक्वेशन से, ये 3 क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर हम लोगों ने अपनी तरफ से डिराइव करा था कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताने के लिए जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। एक्चुअली में ये क्वांटम नंबर मेरे को उसकी लोकेशन बताते हैं। अब बात करें पहले क्वांटम नंबर की। पहला क्वांटम नंबर मेरा एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल काउंटर नंबर मेरे को ये बताता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली कौन सी शेल में है। प्रिंसिपल काउंटर नंबर मेरे को बताता है कि इलेक्ट्रॉन की शेल क्या है, ये बोल दे उस शेल की साइज क्या है मेरे को, और मेरे को बताता है साइज ऑफ शेल। एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एन की वैल्यू सारी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू तक डिफाइंड है। जैसे मेरी एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। मेरी एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और दूसरी चीज़ मेरी एन की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। दो चीज़, मेरी एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और एन की वैल्यू माइनस में हो सकती। एन की वैल्यू सारी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। अब जितना एन की वैल्यू दूर जाते जाएंगे उतना ये साइज के बारे में बताता है। अगर मेरी एन की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरा साइज भी बढ़ता जाएगा। जैसे एक्चुअली में अगर मेरा ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, दूसरी शेल है, इसको अगर मैं बोल रहा हूँ n इज इक्वल टू 1, इसको बोल रहा हूँ n इज इक्वल टू 2। अगर मेरा कहीं भी 1 लिखा है तो मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन पहले शेल में गया है, 2 लिखा है तो मतलब दूसरे शेल में गया है। जितना मेरा नंबर जैसे बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से मेरा शेल की साइज भी बढ़ती जाएगी। पहले इसका रेडियस कम था, अब इसका रेडियस ज़्यादा हो गया है। अब बात करें दूसरे क्वांटम नंबर की। दूसरा क्वांटम नंबर है मेरा L, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मेरे को क्या बताता है, ये मेरे को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेप शेल में गया है, या बोल दें कि उस शेप शेल की शेप क्या है, ये बताता है मेरे को एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसकी शेप शेल, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि उस शेप शेल का शेप क्या है। अब एल की वैल्यू, अब मेरी एल की वैल्यू डिफाइंड कैसे है, मेरी एल की वैल्यू सारी 0 से लेके n माइनस तक उनकी सारी वैल्यू डिफाइंड है। मतलब मेरी एल की वैल्यू n से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, तो वो सारी वैल्यूज। जैसे मेरी अगर n की वैल्यू 1 है तो मेरी एल की वैल्यू इसके लिए होगी 0। अगर मेरी n की वैल्यू 2 है तो मेरी एल की वैल्यू होगी 0 1। अगर मेरी n की वैल्यू 3 है तो मेरी एल की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2। मतलब जितनी मेरी n की वैल्यू है उससे एक कम वाली सारी वैल्यूज मेरी एल की हो जाएगी। n की वैल्यू 2 है तो मेरी एल की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 3 है तो मेरी एल की वैल्यू 0 1 2 हो जाएगी। अगर मेरी n की वैल्यू 4 है तो मेरी n की वैल्यू 0 1 2 3 हो जाएगी। अब 0 है n की वैल्यू, ये 0 मेरे को क्या बताता है, शेप, उस सबशेल का कैसा शेप है। तो s के लिए मैं बोलता हूँ 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f। s मतलब स्पेरिकल शेप, p मतलब डम्बल शेप, d मतलब डबल डम्बल और f मतलब कॉम्प्लेक्स। ये मेरी L की वैल्यू हो गई। मेरी L की वैल्यू सारी पॉसिबल वैल्यू होगी जो 0 से n-1 तक जाती हो। अब बात करें थर्ड क्वांटम नंबर की। थर्ड क्वांटम नंबर मेरा M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मेरे को क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरे को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में गया है। जैसे
मेरे को n बताता था कि कौन सी शेल में है, l बताता था एजिमुथल क्वांटम नंबर कौन सी सब शेल में है, और उसी प्रकार मेरा m बताता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो उस सब शेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में है। अब m की वैल्यू डिफाइंड कैसे है, m की वैल्यू डिफाइंड कैसे है, m की वैल्यू मेरी m की वैल्यू इस प्रकार डिफाइंड है कि सारी -l से लेकर +l तक मेरी सारी पॉसिबल वैल्यूज, मेरी m की वैल्यू डिफाइंड कैसे है, -l से लेके +l तक सारी पॉसिबल वैल्यू डिफाइंड है, साथ ही में जीरो भी इंक्लूडेड होगा। जैसे जैसे एग्जांपल करें, अगर मेरी n की वैल्यू 1 है तो मेरी l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के लिए, इसके लिए पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी -1 के लिए कुछ नहीं होगा तो 0 के लिए, इसके लिए भी 0 हो जाएगा। अगर मेरी n की वैल्यू 2 है तो मेरी l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके लिए n की वैल्यू 2 है तो मेरी l की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1। इसके लिए मैं m की वैल्यू बात करूँ कि m की वैल्यू क्या होगी 0 के लिए, 0 के लिए 0, l के लिए l की वैल्यू -l से लेकर +l तक जितनी पॉसिबल वैल्यू है सारी वैल्यू लिख दूंगा। तो 1 के लिए क्या लिख दूंगा, पहले -1 0 +1, ये वैल्यू हो गई मेरी m के लिए। अगर मेरी m की वैल्यू 3 है तो मेरी l की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी 0 1 2, तो इसके लिए मेरी m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के लिए अभी भी 0, 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए क्या हो जाएगी -2 -1 0 +1 +2। मतलब मेरी m की वैल्यू वो सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो l की वैल्यू -l से +l के बीच में जितनी वैल्यू आती है वो सारी वैल्यूज मेरी m के लिए हो जाएगी। अब m मेरे को क्या बताता था, ऑर्बिटल कि उस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो अगर m की वैल्यू 0 है तो इसके लिए एक ऑर्बिटल, m की वैल्यू 3 है तो इसके लिए 3 ऑर्बिटल, m की वैल्यू अगर इसे 5 है -2 से -1 0 +1 +2, इसके लिए 5 ऑर्बिटल हो जाएगी। ये हो गई मेरी m की वैल्यू।